असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। पिछली 2 क्लासों से लगातार हम भारतीय संस्कृति के अभिमान्य तत्व पर्यावरण, मतलब कि भारतीय संस्कृति में जो रचा बसा तत्व है वह है पर्यावरण, इसको। और आज की क्लास में हम भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है, मतलब कि प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह क्लास मैं आपको व्यावसायिक शिक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य आधारित के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के अध्याय 4 भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण तथा प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था के अंतर्गत प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था नामक टॉपिक पर केंद्रित है। कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, वो जो अभी अभी मैंने बताया आपको उसी पर केंद्रित हैं। अवलोकन करिए। खंड क पर्यावरणीय शिक्षा, इसमें अध्याय 4 भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण तथा प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रकृति पर आधारित जीवन व्यवस्था, और इस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जिसको आप पूरे ध्यान से देखें। बताया जा रहा है कि प्रकृति के कण कण में आनंद एवं आरोग्य की भरमार है। इसी कारण प्राकृतिक वातावरण में निवास करने वाले पशु पक्षी व जीव जंतु जीवन का आनंद लेते हैं। जल, वायु, प्रकाश एवं मृदा से जीवन तत्वों को खींचकर वे दीर्घ जीवन का सुख भोगते हैं। प्रकृति ने मानव को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। किस प्रकार जीवन जीना है यह प्रकृति ने हमें सिखाया है, किंतु मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति से विमुख होता गया। उसने अपने रहन सहन, उठने बैठने, यहाँ तक कि अपनी समस्त जीवन जीने की शैली को ही
उन्मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से जीना सीख लिया और यहीं से उसकी समस्याओं ने जन्म लिया। आज हम प्रकृति के साथ सहयोग रखने के स्थान पर उसी से संघर्ष करते हुए उसका निर्दयता से शोषण करने पर तुल गए हैं। फलतः अपने शोषण से प्रकृति क्रोधित हो उठी है तथा हमारा जीवन अनेक कठिनाइयों से भर गया है। यहां पर एक बात सोचने की है, वो क्या है? वो ये है कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि जीव जंतु तो जीवन का आनंद लेते हैं और हम मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी, सुविधाओं से युक्त होते हुए भी, दिमाग रखते हुए भी समस्याओं से लगातार संघर्ष करते हैं। समस्याओं, नित नई समस्याओं को जन्म देते हैं। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पशु पक्षी प्रकृति पर आश्रित हैं। वो अपना जीवन प्रकृति के अधीन रहकर जीते हैं। वो उन मर्यादाओं का पालन करते हैं जिन मर्यादाओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। किंतु हम मनुष्य प्रकृति पर आश्रित नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास तो यह है कि अब प्रकृति हमारे ऊपर आश्रित हो जाए। हम उसके अधीन न रहें, बल्कि प्रकृति हमारे अधीन हो जाए। और हमने नित्य अपने प्रयासों से प्रकृति की जो मर्यादा है, प्रकृति ने जो मर्यादा निर्धारित की है, स्थापित की है, मानव के कल्याण हेतु, मानव के जीवन हेतु, उसका हम हमेशा मर्दन करते आ रहे हैं। आज समय आ गया है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाएं और प्रकृति तथा अपने बीच आए इस असंतुलन को दूर करें। भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रकृति पर आधारित जीवन व्यवस्था को अपनाकर हम उन प्राकृतिक कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। जो असंतुलन आया है, इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करने का समय अब आ चुका है। यदि अब हम चूके तो फिर आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। उपरोक्त को निम्नांकित विवरण द्वारा ज्यादा स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ध्यान द्वारा तनाव मुक्ति। तो प्रकृति के विरुद्ध जीवन व्यतीत करने के कारण आज हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त है। तनावग्रस्त होने पर व्यक्ति का जीवन अशांत तथा दुखी हो जाता है और अनेक रोग उसे घेर लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तनाव को चिता माना गया है। चिता जानते हैं ना? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है। यह सनातन की परंपरा है। तो जहां पर जिस माध्यम से शरीर को जलाया जाता है उसे चिता कहते हैं। तो तनाव को किसके समान माना गया है? तनाव को चिता के समान माना गया है। और यह कहा गया है कि चिता जो है वो व्यक्ति को मृत्यु के बाद जलाती है, लेकिन चिंता मतलब कि तनाव वो व्यक्ति को जीते जी जलाती है और ये उसके जीवन में ही उसको भस्म कर देती है। मतलब वो मरता नहीं है, वो जीवन जीता है लेकिन मृतक के समान। फिर वह डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता है और डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर अपने स्वास्थ्य और धन दोनों को बर्बाद करता है।
भारतीय संस्कृति में तनाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करने की प्राचीन परंपरा रही है और यह प्रकृति पर आधारित जीवन व्यवस्था का एक उपाय है। हमें प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आप को तनाव से मुक्त रख पाने में सफल होंगे। अमेरिका के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर दीपक चोपड़ा लिखते हैं कि आज तक ध्यान के मुकाबले ऐसी कोई रासायनिक औषध नहीं बनी जिससे हृदय रोग व कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इतना असरदार तरीके से रोकथाम हो जाए। इस प्रकार ध्यान प्रकृति पर आधारित जीवन व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है। आगे आत्मचिंतन, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है और बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक है प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था का। आज हो क्या रहा है कि हम आत्मचिंतन करते ही नहीं है, हम चिंता करते हैं। चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन आपके जीवन में उत्थान लाएगा, उन्नयन होगा आपका, और चिंता पतन की ओर ले जाएगी। तो आत्मचिंतन ये क्या है? तो अपनी जीवन व्यवस्था को प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए आत्मचिंतन करना हर मनुष्य के लिए बड़ा ही आवश्यक है। मानव जन्म पाकर भी हम कभी चिंतन नहीं करते, और यह चिंतन जो है वो सिर्फ मानव माने मनुष्य जन्म में ही संभव है। अगर हम मनुष्य के रूप में जन्म पाए हैं तो ही हम चिंतन कर सकते हैं। अगर हम पशु पक्षी रहते तो हम चिंतन नहीं कर पाते। तो मानव जन्म पाकर भी हम कभी चिंतन नहीं करते, किंतु अपनी संस्कृति से विमुख होकर चिंता जरूर करते हैं। हमें अपने उत्थान हेतु चिंतन को अपने जीवन में अनिवार्य स्थान देना चाहिए और कुछ प्रश्नों का हल ढूंढना चाहिए। वो प्रश्न क्या है कि हम संसार में क्यों आए हैं, हमें यहां करना क्या है, हमें यहां से कहां जाना है। इस प्रकार के चिंतन के बिना हम भटकाव में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, परमार्थ, मानव सभ्यता को नई ऊंचाई प्रदान करना, आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सुखी जीवन देना, इस मूल उद्देश्य से हम चूक जाते हैं। हमारी आहार व्यवस्था, तो हमारी आहार व्यवस्था पूर्णतया प्रकृति पर आधारित थी। शाकाहारी भोजन द्वारा हम पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते थे, परंतु आज हम में से काफी लोग मांसाहार जैसे अप्राकृतिक भोजन की ओर दौड़ रहे हैं। केवल स्वाद के लिए जीव हत्या करना और इसी उद्देश्य से पशुओं का निर्यात करना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आहार के लिए जीव हत्या हमारे जीवन में क्रूरता उत्पन्न करती है तथा तनाव व अनेक रोग उपहार में देती है। हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति हर प्रकार के जीव का आदर करना व प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना सिखाती है। अतः अनाज, फल व सब्जियों पर निर्भर शाकाहारी भोजन व्यवस्था पूर्णतया प्रकृति पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमारी जो आंत है, हमारी जो पाचन व्यवस्था है हमारे शरीर की, वो मांसाहार के लिए बनी ही नहीं है। हम मांसाहार क्यों करते हैं? हम मांसाहार सिर्फ स्वाद के लिए करते हैं। जितने भी इस भूमंडल पर, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ ही क्यों ना हो, जो सबसे शक्तिशाली जीव हैं वो शाकाहारी है।
मांसाहारी नहीं है। तो मांसाहार वर्जित है। हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में मांसाहार नहीं करना चाहिए। शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। हमारी जो आते हैं वो शाकाहार के लिए बनी है, न कि मांसाहार के लिए। अगर हम मांसाहार करते हैं तो हम अपने शरीर की व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं, और यदि हम शाकाहार करते हैं तो हम अपने शरीर की व्यवस्था जो है, जो शारीरिक व्यवस्था है, उसके अनुकूल कार्य करते हैं। अब आप ही बताइए, यदि कोई व्यवस्था है आप उसके प्रतिकूल कार्य करेंगे तो परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेंगे। और इसीलिए हम अनेकानेक रोगों से ग्रस्त होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी निद्रा व्यवस्था, इसको भी देखते हैं। तो निद्रा दिनचर्या व अच्छे स्वास्थ्य का एक आवश्यक अंग है, किंतु आज हमारे निद्रा व्यवस्था भी प्रकृति के अनुसार नहीं है। प्रकृति के अनुसार निद्रा व्यवस्था क्या है भाई? तो जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह प्रकृति आधारित निद्रा व्यवस्था है। किंतु पश्चिमी सभ्यता, पाश्चात्य रंग में रंगकर हम देर रात्रि तक जागते हैं और दिन निकलने के बाद तक सोते हैं। और इस अप्राकृतिक दिनचर्या के कारण हमारा जो शरीर है वो रोगों से भर गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रकृति आधारित निद्रा व्यवस्था है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, इस व्यवस्था का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था को अपनाते हैं, और जब हम प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था को अपनाते हैं तो अपने आप को रोग से मुक्त करने के तरफ कदम बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी यदि हम निद्रा व्यवस्था का अनुपालन करें, प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था का अनुपालन करें, तो हम देखेंगे कि हम रोगग्रस्त होने से बच रहे हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, तो यह क्या है? जनसंख्या को सीमित करने के लिए हमें आज ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की अत्यधिक आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में समस्त स्त्रियों को माता के समान तथा सभी लड़कियों को बहन की मान्यता है। भारतीय संस्कृति में एक गांव में रहने वाली सभी लड़कियों को बहन व बेटी के रूप में माना जाता था। उस गांव के किसी लड़की की शादी जिस किसी गांव में होती थी तो उस गांव के बुजुर्ग उस गांव का पानी तक नहीं पीते थे। हमारे रिश्तों में इतनी पवित्रता थी, किंतु पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हम जब भी किसी मुद्दे पर, किसी नियम पर, किसी व्यवस्था पर मंथन करते हैं तो हमें ऊर्जा कहां से मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है पश्चिम से, जो कि निहायत ही गलत परंपरा है। ये पता नहीं कहां से एक परंपरा का रूप बनता जा रहा है कि पश्चिम का अनुकरण करना, जबकि अनुकरण पूर्व का होना चाहिए, पूरब का होना चाहिए। मतलब हम तो इतने समृद्ध हैं कि हमें किसी के अनुकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने आप में संपूर्ण हैं। पर हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसने हमारे दिमाग को कुंद कर दिया है। हमारे आत्मगौरव, हमारे आत्म स्वाभिमान को कुचल के रख दिया है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा व्यवस्था है, जिसे लॉर्ड मैकाले ने लागू किया था। लॉर्ड मैकाले कौन था जानते हैं? लॉर्ड मैकाले वायसराय था,
जिसने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने यह बताया अपने पिता को कि यदि भारतीयों पर हमें लंबे समय तक राज करना है, लंबे समय तक उन्हें अपना गुलाम बना के रखना है, तो हमें उनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम जल्द ही यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब भारत से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा उसने लिखा है और उसका लिखा पत्र आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटेन में, लंदन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है। आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप पढ़ सकते हैं। उसने यही बातें लिखी हैं उस पत्र में और उसने इन्हीं बातों को इंप्लीमेंट किया भारत में। हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल आधारित थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था आत्मगौरव, आत्मसम्मान की भावना जागृत करती थी, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया और जो शिक्षा लागू की गई वो इस तरह से लागू की गई कि दिमाग कुंद हो जाए, हाथ कुंद हो जाए। उसने ये लिखा था कि हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में लानी पड़ेगी जिससे सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पैदा हो, मतलब बाबू पैदा हो जो कि हिसाब किताब कर सकें, जो मेधा है, जो प्रतिभा है भारतीयों की, वो समाप्त हो जाए। और इसी योजना के तहत उसने शिक्षा व्यवस्था लागू की और दुर्भाग्य है हमारा कि वह शिक्षा व्यवस्था आज भी लागू है। आज भी वही सारी बातें चल रही हैं। सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य है कि आप बाबू बन जाइए, मतलब क्लर्क तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। और भारत सरकार जो वर्तमान में है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने इस बिंदु को गंभीरता से समझा है और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है अभी वर्तमान में, उस शिक्षा नीति में जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन का परिणाम हमें आगे देखने को मिलेगा और बड़े ही ठोस परिणाम आएंगे इसके। तो यहां पे हम बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य व्रत का। हमारी जो जीवन व्यवस्था थी प्रकृति आधारित, वो 4 चरणों में थी, 4 आश्रमों में थी। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास। तो विद्यार्थी मतलब कि ब्रह्मचर्य 25 साल, मनुष्य का जीवन 100 साल माना गया था और इन 100 सालों को 25-25 के खंडों में विभाजित किया गया था। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ और उसके बाद अगले 25 साल मतलब 75 साल के होने तक वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ये प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था थी, लेकिन ये प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और हम ब्रह्मचर्य व्रत को भूल चुके हैं। पश्चिम के अनुकरण में, पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में हमने इस व्रत को भुला दिया है और ये ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने शरीर को निरोग रखना है, अगर हमें अपने समाज को स्वस्थ और संतुलित रखना है और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे जनसंख्या की समस्या है, इसको यदि काबू में करना है तो प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था के इस प्रमुख अंग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होगा, क्योंकि यह हमें आत्मसंयम व अनुशासन सिखाता है जो कि निहायत जरूरी है किसी के जीवन में। आगे मनुष्य भूल सकते हैं हम। आपको याद है आप कब पूरे मन से खिलखिलाकर हंसे थे? सोचिए कब वो पल आया था जब आप एकदम खिलखिलाकर हंसना, ऐसा आपने कब किया था?
सोचना पड़ रहा है हमें कि अरे यार हमने ऐसा कब किया था। सोचिए क्या समय आ गया है, हम हंसना भूल गए हैं। और जबकि हंसना सिर्फ मनुष्य के लिए ही संभव है। जानवर हंस नहीं सकते हैं, जीव जंतु हंस नहीं सकते हैं। किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? बताइए। और यदि देखा है तो ये मेरा विश्वास मानिए, वो मनुष्य बनने की तरफ अग्रसर है। मतलब कि जानवर नहीं हंस सकता। हंसने की नेमत, खुश होने की नेमत, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने की नेमत हंसने के माध्यम से सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। और यही बताया जा रहा है आपकी स्क्रीन पे कि धरती के समस्त जीवधारियों में केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो हंसना और हंसकर अपने जीवन को स्वस्थ व तनाव रहित रखना जानता है। क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी या अन्य किसी जीव को हंसते हुए देखा है? नहीं ना, नहीं देखा है। और अगर देखा है तो यह समझ जाइए कि वह मनुष्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रसन्नता जो होती है वो तनाव नाशक औषधि है। हास्य और प्रसन्नता शरीर और मन पर आश्चर्यजनक अनुकूल प्रभाव डालते हैं और भय, शोक, क्लेश व चिंता जैसी वृत्तियों का क्षण मात्र में उन्मूलन कर डालते हैं, जो कि अनेक असाध्य रोगों की जननी है। इन समस्त को क्षण मात्र में समाप्त कर देता है यदि आप खुल के हंसते हैं तो। मानसिक प्रदूषण रहित जीवन। तो आजकल जल व वायु आदि के प्रदूषण की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, किंतु एक अन्य प्रदूषण भी है जिससे हम हर क्षण पीड़ित रहते हैं, और वह है मानसिक प्रदूषण। दिमाग में हमने तमाम तरह की विकृतियों को भर लिया है और ये सारी विकृतियों को ही प्रदूषण की संज्ञा दी गई है। मानसिक प्रदूषण ऐसा प्रदूषण है जिसे हम हर क्षण अपने साथ समेटे रहते हैं, साथ लिए फिरते हैं, फलतः मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छे अथवा बुरे जैसे भी विचार हमारे मन में आते हैं, वैसे ही अच्छे या बुरे, अच्छी या बुरी क्रियाएं अर्थात कार्य हम करते हैं और उन्हीं के अनुसार हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। सादा जीवन उच्च विचार के नियम का पालन करते हुए तड़क भड़क रहित सादा जीवन हम जीते थे और मन में सदा अच्छे विचारों को ही स्थान देते थे, जिसके कारण हमारा मन शांत रहता था तथा प्रदूषित व तनावग्रस्त नहीं होता था। किंतु आज हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कृतघ्नता तथा दूसरों के प्रति बुरी व बदले की भावनाओं के कारण प्रदूषित व तनावग्रस्त रहता है। फलतः हम मानसिक प्रदूषण के शिकार होकर अशांत, दुखी व रोगग्रस्त रहते हैं। ये मानसिक प्रदूषण बड़ा ही खतरनाक है और इसी प्रदूषण को दूर करने के लिए गांधी जी के 3 बंदरों की कथा आपने सुनी है? कहते हैं कि गांधी जी के पास 3 बंदर थे। वो क्या करते थे? उन बंदरों के माध्यम से गांधी जी यह संदेश देते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अगर हम इसका अनुपालन करें तो बहुत हद तक हम मानसिक प्रदूषण से बच जाएंगे। हम हमेशा अच्छा देखें, हम हमेशा अच्छा सुने, हम हमेशा किसी का अच्छा करना, किसी के साथ हम अच्छा करें, किसी का हम भला करें। यदि इन तीनों चीजों को हम अपने जीवन में स्थान दें तो हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वो काफी खुशहाल व सुखमय हो गया है। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा करके, मतलब कि अच्छा सोच के, हमेशा अच्छा सोच के, अच्छी बातों को देखकर, अच्छी बातों को पढ़कर और किसी के साथ अच्छा करके हम अपने
दिमाग में जो प्रदूषण है, जो मानसिक प्रदूषण है, उसके स्तर को काफी हद तक खत्म कर पाएंगे, काफी हद तक कम कर पाएंगे, और लगातार अभ्यास से हम इसको खत्म भी कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा मन शांत होगा। और जब मन शांत हो जाएगा तब तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंद और उल्लास से भर जाएगा। और यही है प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था। आगे हमें चाहिए कि हम कभी भी बुरे विचारों को न आने दें तथा मन को प्रदूषित होने से बचाएं। मन में सदा दया, प्रेम, क्षमा, सहयोग, परोपकार व अहिंसा जैसे विचारों को स्थान दें। इस प्रकार प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था को अपनाकर हम मानसिक प्रदूषण के शिकार होने से बच सकते हैं और सुखी व शांतिपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। प्राकृतिक जीवन व्यवस्था के अन्य तत्व, अब इसको भी देखते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी विचारधारा, वेशभूषा व मनोरंजन आदि सभी की दिशा बदलकर अप्राकृतिक जीवन व्यवस्था की ओर मोड़ दी है। गुटखा, शराब हमारे जीवन की अनिवार्यता बन गई है। हमारी शिक्षा व गुरु शिष्य संबंध सब कुछ बदल चुके हैं और इन्हीं विकृतियों के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और जीवन समस्याओं से भर चुका है। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति पर आधारित अर्थात भारतीय संस्कृति ने जो जीवन व्यवस्था दी है, सनातन ने जो जीवन व्यवस्था दी है, उस जीवन व्यवस्था को अपनाएं और उस परिष्कृत व्यवस्था के तहत अपने जीवन को सुखपूर्वक तथा आनंद व उल्लास के साथ जिएं। समझ में आई बात? अगर समझ में आई, अगर आप प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था का अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे और आनंद व उल्लास का जीवन जिएंगे। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो रोग ग्रसित होंगे, दुख भोगेंगे और सदा पीड़ा में रहेंगे। अतः स्पष्ट है कि हम सभी को प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था को अपने जीवन के उन्नयन हेतु अंगीकार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस अध्याय के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण अर्थात प्रकृति को उच्च मान्यता प्रदान की गई है तथा भारतीय संस्कृति के एक एक तत्व में पर्यावरण के संतुलन एवं उसके संरक्षण के उपाय निहित हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण है। भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व पर्यावरण है। आज की क्लास से यह बात सिद्ध हो गई और यह भी सिद्ध हो गया कि हमें प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था जो हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें दी है, जो सनातन ने हमें बताया है, जो सनातन ने हमें दिया है, जो कि परिष्कृत है, उसको अपने जीवन के उन्नयन हेतु अंगीकार कर लेना चाहिए और प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।